तू चेयर लेके यहाँ बैठ जा, ये ले ले चेयर, यहाँ बैठ जा। हाँ, ये कहाँ गई है, यहाँ की जनता कहाँ गई? हाँ बेटा, टेम्परेचर कम करे, गर्मी लग रही है। ठीक है, मैं बोलता हूँ बेटा, बोलता हूँ अभी ना। पहले एक बार स्टार्ट कर दे थोड़ा सा, फिर मैं बोल के आ जाऊंगा बीच में। चलो सारे बच्चे ध्यान से देखो, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 11th का, है ना। बच्चों को शायद एनिमल किंगडम सबसे डिफिकल्ट लगता है, पर एनिमल किंगडम में सारा तुम्हें टिप्स पे करवा दूंगा पूरा, है ना। उसमें बहुत सारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कई सारी एक्चुअल इमेजेस हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा, उसको नहीं घबराना। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर अगर कोई है 11th का तो बायोमोलिक्यूल है, राइट। कम से कम, हाँ, कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक बार सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो, बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ध्यान से सुनो सारे बच्चे, पूरे के पूरे चैप्टर बायोमोलिक्यूल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट जो है उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको बायो मैक्रोमोलिक्यूल। जो अभी भी इधर उधर घूम घूम के देख रहे हैं ना, मुंडी घुमा घुमा के मेरी तरफ देखो, देखो दोबारा सुनो। पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, बायो मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड। अरे फैट और लिपिड एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा मैं पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा एंजाइम। तो पूरे चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। पहला वाला पार्ट कौन सा है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और दूसरा है एंजाइम। एंजाइम से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, हर साल आते हैं 2 क्वेश्चन पक्के हैं, इस बार भी आए, ठीक है ना। और अच्छी बात यह कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा जो एक्चुअल टास्क है इस पूरे चैप्टर में वो ये है कि इसकी एक एक लाइन को, एक एक टेबल को याद रख पाना और समझना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको, इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा ट्रिक बताने वाला हूँ ताकि चीज़ें याद हो जाएं। अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, पहला वाला पार्ट पढ़ते हैं, तो सुनो ध्यान से। इससे पहले कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लिखाऊं, पहले एक बार बेस क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से सुनो सारे बच्चे। बिल्कुल एलकेजी से समझते हैं कि 2 तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक है ना, और जिनमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले बोल रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी ये चाह रही है कि आपको एलकेजी से पढ़ाए। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला कि भैया मिट्टी ले लो जमीन से उठा के, थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी मिट्टी ले लो जमीन से, और कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लो, यानी कि कोई भी एक फूल पत्ती तोड़ लिया हमने, ठीक। इधर से मिट्टी ले ली और इधर से क्या ले लिया? फूल पत्ती। जब हम इनके अंदर एलिमेंट का एनालिसिस करेंगे, जब हम इनके अंदर एलिमेंट्स को चेक करेंगे, तो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। कच्चू कच्चू समझ में आया? जो एलिमेंट्स आपको नॉन लिविंग मटेरियल में मिलेंगे, सेम एलिमेंट आपको लिविंग टिश्यू के अंदर भी मिलेंगे। सबसे पहली लाइन जो समझने वाली है। और ये क्या है, इसके लिए आपको बार बार एक ही चीज याद रखनी है, चॉन्स। कौन से एलिमेंट से जो कॉमन है, तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? चॉन्स। चॉन्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, और एक टेबल दी हुई है, ठीक, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी सारी टेबल भी समझाऊंगा मैं आपको, कहाँ कहाँ कितना पढ़ना है वो भी बताऊंगा। ये क्लियर हो गया सबको? तो सबसे पहले एनसीईआरटी बोल रही है कि भैया नॉन लिविंग कोई भी मटेरियल ले लो या कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, दोनों के बीच में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स लगभग लगभग क्या है? कॉमन है। एलिमेंट्स तो कॉमन है, ये बात पक्की है, लेकिन उनकी दोनों की अमाउंट जो है, एलिमेंट्स जो है या कंपाउंड जो है, उनका अमाउंट जो है वो वेरी करेगा, है ना। नॉन लिविंग में हो सकता है कि कोई सर्टेन टाइप ऑफ एलिमेंट जो है वो कम है और लिविंग में ज़्यादा है। तो कौन कम है कौन ज़्यादा है उसकी बात अभी हम करेंगे, ठीक। अगली बात, अब एनसीईआरटी बोल रही है कि भैया ये तो आपके समझ में आ गया कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? सेम है। अब वो बोल रही है कि नॉन लिविंग को हटा दो, चलो अब लिविंग की स्टडी करते हैं। तो उसने एक मेथड दिया, एनसीईआरटी ने एक मेथड दिया हुआ है, उसको बोलते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। उसमें वो क्या कर रही है, सुनो ध्यान से। 2 मेथड बताने जा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना मुझसे, बीच में ही पूछ लेना तुम तो कि सर समझ में नहीं आया। ये वाली बात तो समझ में आ गई कि चाहे लिविंग टिश्यू हो चाहे नॉन लिविंग मटेरियल, दोनों में एलिमेंट सेम है, लेकिन उनका अमाउंट अलग अलग है। ये लो, पहली लाइन खत्म। दूसरी लाइन, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने? इन्होंने ये बोला, एनसीईआरटी ने ये बोला कि यार एक काम करो, लिविंग टिश्यू पढ़ते हैं। अब लिविंग टिश्यू 2 तरह का हो सकता है, इट में बी एनिमल, इट में बी प्लांट, हाँ या ना। तो उसने बोला कि या तो कोई भी एक सब्जी का टुकड़ा ले लो, है ना, या फिर कोई भी एक एनिमल टिश्यू का टुकड़ा ले लो। फॉर एग्जाम्पल लीवर का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, या तो लीवर का टुकड़ा ले लो या कोई सब्जी का टुकड़ा ले लो, दोनों में से एक लेना है, दोनों नहीं लेने। समझो हमने एक ग्रीन लीफ ले ली, हरी पत्ती ले ली एक, उसको मोर्टार एंड पेसल में डाला। मोर्टार पेसल समझते हो सब लोग? वो ऐसे ऐसे होता है जो, है ना, ऐसा ऐसा, वो वैद्यों के पास होता है। हाँ, तो उसके मोर्टार एंड पेसल के अंदर हमने उस हरी पत्ती को डाला और उसमें सॉल्वेंट के तौर पे ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को डाल दिया।
अरे मम्मी घर पे धनिया की चटनी बनाती है तो पानी डालती है ना थोड़ा थोड़ा, पानी की जगह हमें क्या डालना है यहाँ पे, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो हमने उसके अंदर मोर्टार पेसल के अंदर पत्ती को लिया, हरी पत्ती को, और उसके अंदर क्या डाल दिया, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, और अच्छे से उसकी चटनी बना दी। चटनी बनाने के बाद हमने एक बीकर लिया, बीकर के ऊपर फनल रखी, और फनल के अंदर की तरफ हमने कॉटन लगा दी। क्या लगा दी, कॉटन, पतली सी कॉटन लगा दी। अब ये जो हमने चटनी बनाई थी, इस चटनी को ऐसे 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 घुमाया, इसमें छान दिया। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, कंक्लूड करने जा रहा हूं मैं। इसको पूरे को ऐसे ऐसे चटनी को ऐसे घुमाया और पूरे को छान दिया। छानने के बाद क्या होगा, कुछ मटेरियल नीचे आ जाएगा और कुछ ऊपर रह जाएगा। जो नीचे आ गया मेरे बच्चों, उनका मोलिक्यूलर वेट कम है, जो ऊपर रह गए उनका मोलिक्यूलर वेट ज्यादा है। यानी कि जो हल्के हैं वो नीचे आ गए एसिड में डिजोल्व होके, समझ रहे हो, जो हल्के हैं वो एसिड में डिजोल्व होके नीचे आ गए, बीकर में छन के नीचे आ गए, समझ रहे हो ना, फिल्ट्रेट बन गए। और जिनका मोलिकुलर वेट ज्यादा है वो भारी है, जो भारी है वो सोल्यूबल नहीं हो पाए किसमें, एसिड में, तो वो ऊपर रह गए। इनको हमने बोला रेसिड्यू या फिर रिटेंटेड। क्लियर है। तो जो ऊपर रह गए ना, ये है बायोमैक्रोमोलिक्यूल, जो नीचे चले गए वो है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। तो हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, बायोमोलिक्यूल। तो जरा बताओ बायोमोलिक्यूल कितनी तरह के हो गए, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। जिनका मोलिकुलर वेट ज्यादा हो, जिनका मोलिकुलर वेट कम, तो मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मोलिकुलर वेट ज्यादा है और इनका मोलिकुलर वेट कम है। ये जो ऊपर रह गए इनको एक और नाम देते हैं, एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्या बोलते हैं इनको, है ना। आपने जो चटनी बनाई उसके अंदर कई सारे कंपाउंड्स थे, उन कंपाउंड्स को आपने बाइफरकेट कर दिया। जो एसिड इनसोल्यूबल थे वो ऊपर रह गए, जो एसिड सोल्यूबल थे वो नीचे आ गए। तो ऊपर वाला एसिड इनसोल्यूबल पूल, नीचे वाला एसिड सोल्यूबल पूल, ऊपर वाला बायोमैक्रोमोलिक्यूल, नीचे वाला, ऊपर वाले का मोलिकुलर वेट हाई, नीचे वाले का। अब ऊपर वाले जो ये ऊपर रह गए एसिड इनसोल्यूबल पूल जो रह गए, ये 4 तरह के हैं केवल, मात्र कितनी तरह के, 4 तरह के। कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। बोलो समझ में आया। तो उस पत्ती के अंदर, उस पत्ती के अंदर ये जो 4 चीजें थी, ये सारी कहां रह गई, ऊपर। इन 4 के अलावा जितनी भी थी सब एसिड के साथ डिसोल्व होकर कहां चली गई, नीचे। क्या क्या हो सकती है, इट में भी वाइटामिन्स, इट में भी मिनरल्स, इट में भी आयंस, हाँ या ना। ये तो सिंपल है ना, चाय छानने जैसा ही तो है। चाय जब छानते तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है। क्लास में कम से कम 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो खोए खोए से बैठे हैं। प्लीज बच्चों इधर देखो, मेरी तरफ देखो, खोए खोए मत बैठो, ऐसे बैठे, ऐसे मत करो, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, है ना। और कहीं भी मत देखो, बस मेरी तरफ देखो केवल, मत लिखो कुछ भी। इधर देखो, अभी सब लिखा दूंगा मैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, एक तो सीधे बैठो। अभी सो जाओगे नहीं तो थोड़ी देर में तुम्हारे साथ आदत ये हो गई कि तुम्हें जब तक लिखाते रहो तो एक्टिवली लिखते रहते हो, और जब मैं कुछ सुनाने लगता हूँ तो ऐसे आके ठंडी ठंडी करके ऊँगते हो, जैसे बस में नहीं ऊँगते, ऐसे मत करो। चलो देखो, दोबारा देखो। तो ऊपर की तरफ जो रह गए बायोमैक्रोमोलिक्यूल, 4 तरह के। अच्छी बात यह है कि बस हम इस पूरे चैप्टर में केवल 4 ही तरह के पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम सिर्फ बायोमैक्रोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल नहीं पढ़ेंगे। फंडा क्लियर है क्या। अब ये जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, इसमें बहुत गजब की बात बताने जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये जो 4 ऊपर आपको मिले, चारों के नाम याद हो गए। ये जो 4 ऊपर आपको मिले नौजवानों, इन 4 में से 3 पॉलीमराइजेशन करते हैं। ये जो 4 हैं इनमें से 3 का मोलिकुलर वेट ज्यादा है, लेकिन एक का मोलिकुलर वेट कम है। ओ तेरी, एक का मोलिकुलर वेट कम है फिर भी नीचे क्यों नहीं आया, ऊपर क्यों रह गया। उसका नाम है लिपिड। क्या नाम है उसका। तो ये जो ऊपर 4 बायोमैक्रोमोलिक्यूल रह गए थे, उनमें से जो 3 मैक्रोमोलिक्यूल है उनका मोलिकुलर वेट ज्यादा है। किस किस का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का। इनका मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो ये साइज में बड़े बड़े हैं, तो ये ऊपर रह गए। साला लिपिड जो है उसका मोलिकुलर वेट कम है, फिर भी ऊपर कैसे रह गया, उसको तो छन के नीचे आना चाहिए था। तो लिपिड के अंदर क्या मिलता है, भाईचारा। लिपिड के अंदर क्या मिलता है, भाईचारा। कैसे देखेंगे भाईचारे को, आधी बोतल पानी लिया, उसमें इतना ऑयल डाल दिया, है ना, क्या करेगा, 2 सेपरेट लेयर बन जाएंगी, एक पानी की एक ऑयल की। हमने क्या किया, शेक कर दिया ऐसे, उसकी शेकिंग करके अच्छे से, और उसको रख दिया। जब हम उसको रखेंगे तो पूरे पानी के अंदर कई सारी ऑयल की ड्रॉपलेट्स फैलती हुई नजर आएगी, दूर दूर हो जाएंगी। लेकिन हम थोड़ी देर बाहर घूमने के, घूम के जब वापस आए तो फिर एक लेयर बन गई। यानी कि लिपिड एक दूसरे से जुदा जुदा नहीं रह सकते। भाईचारा है गजब का, देखते ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, कौन, लिपिड। बात समझ में आई। इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। क्या बोलते हैं इसको,
एग्रीगेशन। तो लिपिड जो होता है उसका मोलिकुलर वेट कम है, लेकिन वो ऐसे अकेले अकेले नहीं रहता कि एक मोनोमर यहाँ या एक मोनोमर यहाँ, ऐसे मोनोमर होते ही नहीं उसमें। तो क्या करता है वो, सबके हाथ पकड़ लेता है एक साथ। जब सबके हाथ पकड़ लेगा पूरा लिपिड, तो बताओ वजन ज्यादा हो गया कि नहीं, इसीलिए वो ऊपर रिटेन कर गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि एसिड इंसोल्यूबल पूल का एक्सेप्शन कौन सा है, लिपिड। क्या लिपिड पॉलीमर है? वो पॉलीमर नहीं है, तो फिर उसके अंदर क्या मिलता है, एग्रीगेशन। फंडा क्लियर है? खत्म कहानी, खत्म, बिल्कुल समाप्त। यही पहला वाला जो पार्ट है ना, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, उसका बेस यही है। ठीक, अब अगली बात सुनो। इस चैप्टर को वैसे तो मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन सारी बातें तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्लास में 3 बार रिवाइज कराऊंगा, है ना। जैसे मैंने अभी करा दिया एक बार रिवाइज, अब हम लिखेंगे एनसीईआरटी की लाइनें। जब हम एनसीईआरटी की लाइनें लिखेंगे तो एक बार और रिवाइज होगा, और फिर जब मैं अगली क्लास में पढ़ाने आऊंगा तो अभी तक जितना पढ़ाया है उस सबको फिर एक बार रिवाइज कराऊंगा। तो ये इस चैप्टर के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके पक्के सही होने चाहिए, ठीक है ना। इस साल जो क्वेश्चंस आए अभी वो भी आएंगे, और देखते हैं तुम्हें सोल्व होंगे। मैं हर एक जगह से आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे ये इस वाली जगह से केवल एक ही बार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। और वो क्या है आंसर उसका क्वेश्चन का, आप बताओगे मुझे। आ जाओ इधर देखो। आप कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लो, या आप जमीन से कोई भी थोड़ी बहुत मिट्टी उठा लो। जब दोनों का एलिमेंटल एनालिसिस करोगे तो बताओ क्या चीज मिलेगी कॉमन, चॉन्स। क्या मिलेगा, वेरी गुड। तो यहां पे लिखेंगे हम चॉन्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। छापो नोट्स। देखो मेरी बात सुनो, जिन बच्चों के नोट्स बने हुए दैट इज ओके, जिनके नहीं बने प्लीज बना लो। बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं बायोमोलिक्यूल के, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी एनसीईआरटी की। और सबसे बड़ी बात, बहुत मेहनत करके बना के लाया हूं मैं, है ना। एकदम सफाई से, सुंदर सुंदर। हाँ फेंक दे बेटा। हम लोग जब नया स्पेक लगाते हैं तो कितना टाइम लगता है एडजस्ट होने में? हाँ, 1 वीक लगेगा कम से कम। 1-2 दिन तो हो गए मुझे यार, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। 10 दिन लगेंगे कम से कम। अभी भी एकदम मतलब ढंग से दिख नहीं रहा। जैसे इधर वाले बच्चे यूं ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, उधर वाले नीचे दिखाई दे रहे हैं। हाँ बेटा, क्या बताऊँ एक बार और, कहाँ गई थी? लिख लो, बता दूंगा आगे। हाँ मैडम, तू लिख नहीं रही कुछ भी? हाँ बोल, क्या कह रही है? नहीं नहीं, नंबर तो सही है, पर पता नहीं क्यों एक्चुअली पहला वाला जो स्पेक था ना, वो आंखों के ज़्यादा पास था शायद, और ये वाला थोड़ा आंखों से दूर है, तो मे बी कि वो फोकल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करने में टाइम लगे। लिखो बच्चों, एक बार फिर समझा दूंगा मैं, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट टाइटल लिखो, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। नेक्स्ट टाइटल लिखो, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस।
ये दिख रहा है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। का वो भी तो आ रहा है रिफ्लेक्शन। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखो, बहुत सुंदर सा एक्सपेरिमेंट हम बनाएंगे अभी, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। ये दिख रहा है? हाँ खा लो कोई दिक्कत नहीं। कौन सी वाली? हाँ। फिर यार वो बंद हो जाएगी तो इधर प्रॉपर वो नहीं आएगी लाइट। क्लास ही चेंज करवाने के लिए बात करते हैं एक बार। चलो देखो, ये देखो कितना सुंदर एक्सपेरिमेंट है। सॉरी, एक्सपेरिमेंट अब आएगा। ये रहा, ये एक्सपेरिमेंट है ना। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये देखो। इसमें कुछ नहीं करना आपको, आपने टाइटल लिख लिया एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, बस उसी पे चलेंगे। देखो ये दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, ये टेबल दी हुई है, इस टेबल के मैंने दो टुकड़े कर दिए। गौर करो, देखो ऊपर चोन्स अलग कर दिए, है ना, चोन्स को अलग कर दिया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा एक बार दोबारा सुन लो, जो बाद में आए थे। हाँ। दोबारा सुन लो। बायोमोलिक्यूल में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक वो जिनका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, एक वो जिनका मोलिकुलर वेट कम है। जिनका मोलिकुलर वेट ज्यादा है उनको बायो माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, जिनका मोलिकुलर वेट कम है उनको बायो माइक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक कोई भी लिविंग टिश्यू का सैंपल ले लिया, एक धरती से कोई भी मिट्टी उठा ली, और दोनों के अंदर जब चेक किया, एलिमेंट का एनालिसिस किया, तो क्या पाया, दोनों में सेम चीजें हैं। समझ में आया? दोनों में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ये देखो, उसी की ये टेबल दी हुई है यहाँ पे कंपैरिजन करके। आपसे कोई नहीं पूछेगा, एक ही बार क्वेश्चन आया है जिसमें डेटा पूछा हुआ है, तो मुझे चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं वो डेटा नहीं पूछेगा आपसे। एक चीज पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ये पूछ सकता है वो। तो देखो ऊपर वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या है, चॉन्स। देखो इसके अंदर क्या है मेरे बच्चों, चॉन्स। ये रहा चॉन्स। अब ये पूछ सकता है कि चॉन्स में सबसे ज्यादा क्या है। हाँ, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ओसी ने हमें सताया। ये देखो क्या लिखना है आपको, ओसी ने हमें सताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हमें सताया। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन ओसी ने हमें सताया। ये पूछ सकता है वो आपसे कि सबसे ज्यादा कौन होगा और सबसे कम कौन होगा। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा और सल्फर सबसे कम। तो ये वाला पार्ट। दूसरा ये देखो, यहां पर कुछ नहीं पूछेगा आपसे, एक चीज पूछ सकता है बस, सिलिकॉन जो होता है ह्यूमन बॉडी में कैसा है, नेग्लिजिबल। बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना, मस्त रहो। और एक और चीज, एक बार एक क्वेश्चन आया है, क्या मैंने भी दिया था वैसे, एक क्वेश्चन बहुत पहले दिया था, 5-6 साल पहले। मैंने पूछ लिया रेफरेंस कहाँ से लिया है, तो देखो CNR राव साहब हैं। राव साहब जो हैं ये प्रोफेसर हैं, और हैदराबाद में एक जो अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री करके इनका एब्स्ट्रैक्ट रखा हुआ है, वहां से डेटा उठाया है ना। लिखना नहीं है आपको, बस याद रखना है। तो हो जाओ शुरू, एनसीईआरटी में निकालो टेबल। हाँ वहां पे लिखो वो जो मैंने लिखा है, टेबल की साइड में लिखो ये। पहले तो लाइन खींच के बीच में दो टुकड़े करो इसके टेबल के। लाइन खींचो पहले बीच में और दो टुकड़े करो टेबल के। टेबल के दो टुकड़े करने के बाद टेबल के राइट में लिखो ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ओसी ने हमें सताया, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और सबसे कम सल्फर। कर लिया? अब इसके बाद ये जो है राव साहब, इनको गोला लगा दो इनके ऊपर, ये इतना सा CNR राव, बस दैट्स इट। ये डेटा कहाँ से लिया है, एक प्रोफेसर साहब है CNR राव, उसमें इनका एक छोटा सा आर्टिकल पब्लिश हुआ था, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री नाम से है। ये रहे ना चॉन्स, ये रहे तेरे सामने। और लिखा भी तो है मैंने, कोमा लगा के तो लिखा है चॉन्स, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। चॉन्स किसी का नाम थोड़ी है, राव साहब के बेटे का नाम होगा चॉन्स। चलो लिख लिया, बढ़े आगे। जो बच्चे सो रहे हैं उन्होंने लिख लिया क्या? अच्छा हाँ क्यों कर रहे हो, सो रहे थे?
चलो आ जाओ, अब ये वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अभी अभी बताया आपको। जो बच्चे एब्सेंट थे वो दोबारा देख लो। देखो इधर, ये है लीवर का पीस, ये है लीवर पीस। लीवर का एक टुकड़ा ले लो, या फिर कोई भी एक वेजिटेबल ले लो। ठीक है, कोई भी एक चीज लेनी है, दोनों नहीं लेनी। और ये क्या है बताओ? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ये देखो, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इसको कैसे लिया हमने? एज अ सॉल्वेंट। ये देखो, इसको हमने लिया और इनको सबको हमने क्या किया बेटा? मिक्स कर दिया। ये देखो, इसके अंदर क्या किया हमने? इसकी मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग करने के बाद क्या करी? चटनी बनाई, यानी कि इसकी ग्राइंडिंग कर दी हमने। ग्राइंडिंग कर दी। ये क्या है? मोर्टार एंड पेसल। मोर्टार एंड पेसल, पेस्टल भी बोल सकते हो आप, आपकी इच्छा जो बोल लो। मोर्टार एंड पेसल, इसके अंदर क्या किया? चटनी बना दी। या तो ये ले लिया या फिर ये ले लिया, दोनों नहीं लेना एक साथ, है ना। और साथ में क्या डाल दिया? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। एसिड तब तक डालते रहेंगे जब तक अच्छे से एक 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 स्लरी ना बन जाए। क्या ना बन जाए? देखो, इसको स्लरी बोलते हैं, सब समझते होंगे स्लरी का मतलब क्या है ना। ये स्लरी बन गई। अब देखो इधर, स्लरी जो है उसको हम ऐसे ऊपर से डालेंगे। कभी भी पता है केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में याद रखना, कभी भी कोई भी चीज अगर छाननी है तो सीधा नहीं डालते। ऐसे एक ग्लास की रोड लेते हैं और उसके ऊपर उसको टच करते हैं ताकि धीरे 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 वो आए। अगर सीधा डालेंगे तो उसके प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाता, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे जो भी फिल्टर पेपर लगाओगे ना तो उसके जो पोर है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ये केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री इन एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज है ना। तो देखो, यहां पर आपने क्या लिया? फनल। और फनल के अंदर आपने एक चीज बिछा दी, क्या? इट मे बी कॉटन और इट मे बी चीज क्लॉथ। इट मे बी चीज क्लॉथ। देखो, चीज क्लॉथ देखा है क्या आप लोगों ने? हलवाई जो होता है, हलवाई की दुकान पे वो क्या करता है? चीज लेता है बहुत सारा, एक कपड़े में बांध देता है और बांध के कोने पे लटका देता है उसको, याद है? उसमें से पानी टपकता रहता है और फिर बाद में जो चीज बचता है प्योर, उससे मिठाई बना देता है वो। तो वो चीज क्लॉथ होता है। नहीं पता? जलेबी बनती हुई देखी? जलेबी जो बनती हुई देखी है ना, उसमें वो होल कर देता है नीचे, वो वाला जो क्लॉथ होता है लगभग वैसा ही होता है ना। इसके अंदर पोर्स होते हैं बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब मीठे का शौकीन हूँ। बोले आप जलेबी, चीज। चलो देखो, तो यहाँ पर हमने अंदर क्या बिछा दिया? कॉटन या चीज क्लॉथ। स्लरी को जब ऊपर से हम डालेंगे, ये क्या है मेरे बच्चों? स्लरी। स्लरी को जब ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा बताओ? दो तरह के फ्रैक्शन मिलेंगे हमें, कौन कौन से? एसिड सॉल्यूबल और, बिल्कुल सही बात, एक तो मिलेगा एसिड इनसॉल्यूबल, एसिड इनसॉल्यूबल पूल, और एक मिलेगा एसिड सॉल्यूबल पूल। ये देखो, अभी लिखो मत, ये जो पेन उठा उठा के पटक रहे हैं प्लीज ना लिखें। एसिड इनसॉल्यूबल पूल ऊपर रह जाएगा, क्या बोलेंगे इसको हम? रिटेंटेट। इसको बोलेंगे हम रिटेंटेट, ऊपर रह गया, या रेसिड्यू। और जो नीचे आ गया उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। ये देखो, वैसे तो ये आगे पढ़ाने वाले हैं, एनसीईआरटी भी आगे पढ़ा रही है, लेकिन आप मुझे बताओ इनमें से कौन से मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा किसका है, किसका कम है? कौन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, कौन बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है? प्रोटीन किधर आएगा? लिपिड किधर आएगा? और बोलो, न्यूक्लिक एसिड किधर आएगा? कार्बोहाइड्रेट, आयंस, विटामिन्स, मिनरल्स। छापो। चटनी बनाया तो वो एसिड ने क्या किया? अपना अपना फ्रैक्शन ले लिया। क्या किस टाइम क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग घर पे है ना, थोड़ा काम किया करो, चटनी बनाया करो घर पे। अब पता लग गया कौन किस में मिक्स हो रहा है। मैं बताता हूँ तुझे, अगर धनिया की चटनी बनाई है हमने और उस चटनी को अगर छानेंगे ना तो नीचे जो वाटर आएगा उस वाटर के साथ ग्रीन कलर भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो धनिए का कुछ पार्ट जो है पानी के साथ सोल्यूबल है। समझ में आया? इसीलिए वो ग्रीन कलर नीचे आ गया। हाँ, चटनी बनाना शुरू करो।
बना लो सुंदर सा डायग्राम एकदम शानदार। हाँ पूरा टाइम लेंगे हम, आराम से पढ़ेंगे चैप्टर को, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। डायग्राम नहीं बनाने का तुमसे? तुम बायोलॉजी के हो कि उसके आर्ट्स के बच्चे हो? ये भी नहीं बन रहा तुमसे डायग्राम? इसका थोड़ी बनाना है, वेजिटेबल का। हे भगवान, इनका डायग्राम नहीं बनाना, ये बनाना है ये। और इसमें भी ये हाथ नहीं बनाने तुम्हें, सीधा बीकर बनाना, फनल बनाना, और ये बीकर बनाना, स्टैंड भी मत बनाना। सब्जी बनाने लग गए? जागो मोहन प्यारे। सर दुख रहा है, सो जा, फिर सो जा। लिखो बच्चों। हाँ बेटा। दिख रहा है ना इधर? बस हो गया तुम्हारा काम, और क्या चाहिए। हाँ। बड़ा नहीं होगा यार, पता नहीं, एक तो कुछ हट जाए, रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, ये भी नहीं दिखे। जूम कर देता है, पर वो वहां से करवाना पड़ेगा। वो कर सकते तो फिर हम भी कर सकते, लाओ। ये लो, फिर ये लो, बंद हो गया तो तुम्हारे माथे है। नहीं हुआ है तो हमसे। रहने दो यार, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम रहने दो, कचू कचू हो जाएगा। मुझे दिख नहीं रहा क्या? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा। मैं एक चीज बता दूं आपको कि तुम ये बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हो, बायोमोलिक्यूल, तो यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पार्ट कम ही पूछा जाता है। हाँ ये नहीं पूछा जाएगा। क्या हुआ, क्या सोच रही है? नोट्स नहीं बना रही क्या? अच्छा ये बना रही है तेरे नोट्स? तो घर पे बनाएगी? भूल गई, ठीक है। हाँ लिखो, जल्दी लिखो, टाइम लगेगा क्या? बस सही है, बस इतना काफी है। ये मिक्स कहाँ किया तूने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को? सब बीकर में मिक्स कर दिया क्या? है? क्या किया है यहाँ पे? वो बना ना फ्लो चार्ट में, मोर्टार एंड पेसल कहाँ है? अच्छा इधर बनाया। अब चल को यहाँ लेके आ, एरो लगा यहाँ, ऐसे एरो लगा बीकर पे। हम्म। ये क्या है, बीकर है? डमरू जैसा लग रहा है। लिख ले चाहे तो। हाँ लिख ले, यहाँ चाहे तो लिख ले, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, यहाँ लिख लो बायो माइक्रोमोलिक्यूल। हाँ बेटा। कर सकते हैं। पर तुझे पता है कि जो पहले ये वैद्य जो होते थे, मतलब पुराने जो थे वो, और इवन आज भी मोर्टार एंड पेसल ही क्यों यूज करते हैं? उसके साथ क्रशिंग भी होती रहती है, क्रशिंग के साथ जो सोलिबिलिटी पार्ट है ना उसका, वो भी परफॉर्म होता रहता है।
अरे बाबा रामदेव और जो दूसरे हैं आरामदेव, सब यही यूज करते हैं। जितने वैद्य है ना सब यही यूज करते हैं। इसका रीजन ही यही है, आराम से धीरे धीरे चटनी बनती जाएगी और जो एसिड है वो सोल्यूबलाइज करता जाएगा कुछ पार्ट को। उसका रीजन ये है। जब हम मिक्सचर या ग्राइंडर में डालते हैं तो क्या होता है, फटाफट से ऐसे 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 तेज तेज चलता है, जिससे उसके पार्टिकल्स इतने फाइन हो जाते हैं कि उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट नहीं निकल पाता। पता है तुम्हें ये बात? अभी हम लोग जब चटनी खाते हैं तो धनिया की चटनी एक तो होती है वो सिलबट्टे पे पिसी हुई, और एक होती है मिक्सचर में। दोनों का टेस्ट अलग अलग आता है। सिलबट्टे वाली ज़्यादा जूसी होती है थोड़ी सी, और उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। उसका रीज़न ही यही है, आराम से वो क्या है पिसती जाती है और एसिड को यानी कि पानी को वहाँ पे टाइम मिल जाता है कुछ पार्ट सोल्यूबलाइज करने के लिए। लेकिन मिक्सचर में जैसे डालते हैं तो मिक्सचर में क्या होता है, फाइन पाउडर बन जाता है उसका धनिए का, और उसके अंदर से जो कुछ पार्ट है ना वो सोल्यूबलाइज नहीं हो पाता। ऐसा होता है। चलो आगे बढ़े। आगे देखो, अब छोटी छोटी बातें बिल्कुल बच्चों वाली, एलकेजी वाली। ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल एक तो ये पूछा जाता है, एक आगे मैं लिखाने वाला हूँ अभी डिस्ट्रक्टिव मेथड, वो पूछा जाता है बस, और कुछ नहीं पूछते। देख लिया? चलो देखो आगे देखो। ये देखो बच्चों वाली बातें छोटी छोटी, लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो और ज़्यादा चलेगा। ध्यान से देखो, कोई भी कंपाउंड ले लिया हमने, उस कंपाउंड का हमने एनालिटिकल टेक्निक से एनालिसिस किया। कोई भी कंपाउंड लिया, उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस करके हम दो चीज़ों का पता लगा सकते हैं। क्या क्या? एक तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर, देखो केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम ये सारी बातें, बिल्कुल एलकेजी वाली बात है। या उसका मोलिकुलर फॉर्मूला, ये देखो, बस ये चीजें पता लगाते हो आप। कोई भी कंपाउंड ले लो, उसका एनालिसिस कर लो, एनालिसिस करके दो चीजें पता लगा सकते हो। अरे हाँ या ना? ग्लूकोज ले लिया, तो ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर देख लिया कैसा होता है, और उसका फॉर्मूला देख लिया C6H12O6, वो पता लगा सकते हो। उससे क्या पता लग गया, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, वही चॉन्स। आगे आ जाओ, बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। कोई भी एक लिविंग टिश्यू लो, उस लिविंग टिश्यू में दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ऑर्गेनिक एलिमेंट हो सकते हैं और एक इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। अब ये भी लिखोगे क्या यार? ये मत लिखो प्लीज यार, ये तो मतलब बिल्कुल बेइज्जती हो जाएगी ये तो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब एक छोटी सी प्यारी सी नन्नी मुन्नी सी लाइन हाईलाइट करो, यहीं पे दी हुई है एनसीईआरटी में। देखो, कार्बन, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहां पर है, दिखा रहा हूं मैं, बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन है वो, ये रही देखो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे पेज नंबर 143, इधर देखो, ये टेबल के इधर बगल में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बस इसको हाईलाइट कर लो, बस ये एक लाइन काम की है, बाकी सब बकवास। बस हाईलाइट करना है, लिखोगे क्या इसको? कोई काम का नहीं है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया इसके ऊपर बस, वो भी स्टेटमेंट में। आगे आ जाओ। ये देखो, अब डिस्ट्रक्टिव मेथड क्या है, सुनो ध्यान से। डिस्ट्रक्टिव मेथड पहले एक बार समझाऊंगा, फिर एक बार लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। हाँ, अब तुम उधर ही देखोगे। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, पहला वाला पार्ट क्या किया था, उसमें से हमने क्या निकाला था, एसिड सोल्यूबल पूल अलग निकाला, एसिड इनसोल्यूबल अलग निकाला, यानी कि बायोमोलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, अब डिस्ट्रक्टिव मेथड लगाएंगे हम। अब हम ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से अलग करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखना ध्यान से। अगेन वही, या तो कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लो, कौन सा वाला, लीवर का टुकड़ा, या फिर लीफ ले ली। तो चलो हमने वापस लीफ ले ली एक, हमने एक लीफ ली, एक पत्ती ली, आम जो है आम का पेड़, उसकी पत्ती ले ली, है ना, और उसकी पत्ती लेके और उसका वजन कर लिया। हमने जब आम की पत्ती तोड़ी और उसका वजन किया, तो बताओ इसके अंदर अभी मॉइस्चर या वाटर कंटेंट है या नहीं है? तो ये जो वजन आएगा इसको बोलेंगे वेट वेट, गीला वेट। क्या बोलेंगे इसको? वेट वेट, WET, वेट, है ना, गीला वेट बोलेंगे इसको। अब क्या किया, इसको हमने धूप में रख दिया, छत पे सुखा दिया। अभी कितनी धूप पड़ रही है, इसमें सुखा दिया। धीरे धीरे वाटर क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, एवेपोरेट होता जाएगा, एवेपोरेट होता जाएगा। तो धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर का सारा वाटर कंटेंट खत्म। अब इसका फिर से वजन कर लेंगे, फिर से वजन कर लेंगे, तो अब जो वेट आया इसको क्या बोलेंगे, ड्राई वेट। तो पहले था वेट वेट, अब जो लिया उसका नाम है ड्राई वेट। क्या उड़ा दिया तुमने इसमें से? पानी उड़ा दिया। अब ये सूखी पत्ती बच गई,
अब इस सूखी पत्ती को एक छोटे से बाउल में रखेंगे, है ना, और बाउल में रख के उसमें आग लगा देंगे। क्या करेंगे? आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है, आग लगा देंगे उसके अंदर। जब उसके अंदर हम आग लगाएंगे तो क्या होगा? CO2 इवॉल्व होगी। सुनो ध्यान से सारे बच्चे, क्या निकलेगी उसमें से? ये CO2 उस लीफ का सारा कार्बन लेके उड़ जाएगी। उस लीफ का क्या लेके उड़ जाएगी? सारा कार्बन। जब बताओ, जब सारा कार्बन निकल जाएगा तो अब उसके अंदर कौन से कंपाउंड बचेंगे? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? क्या बचेंगे? सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तुमने ये जो मेथड किया इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड। और डिस्ट्रक्टिव मेथड किस लिए करोगे? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से अलग करने के लिए। बोलो हाँ या ना। कैसे करोगे दोबारा बताओ? एक लीफ लेंगे, उसका वेट वेट निकालेंगे, ड्राई करेंगे, सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। अब ड्राई वेट ले लेंगे, ड्राई वेट लेने के बाद उसमें क्या करेंगे? आग लगा देंगे। जब उसमें आग लगा देंगे तो CO2 इवॉल्व होगी। CO2 क्या ले जाएगी? सारा कार्बन। तो अब कौन से कंपाउंड बचेंगे केवल? बस अब लिख लो, तुम्हें याद हो गया। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा सा लिविंग टिश्यू लेंगे, या तो ले लो लीफ या ले लो रिलीफ। ये देखो, लीवर का टुकड़ा ले लिया हमने, जिगर का टुकड़ा। क्या लिया हमने नौजवानों? जिगर का टुकड़ा ले लिया। देखो हमने अब इसका जो वेट किया हमने, तो क्या बोलेंगे उसको? वैट वैट। ठीक है, इसको ड्राई करेंगे, वाटर को इवेपोरेट करेंगे कंप्लीटली। ये देखो कंप्लीटली। इसके बाद क्या मिलेगा तुम्हें? ड्राई वेट। ये देखो ड्राई वेट मिलेगा। अब क्या करेंगे? आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। इससे क्या होगा बताओ? CO2 निकल जाएगी। हाँ बेटा। लीवर को देख, लीवर को बोलते हैं जिगर, किडनी को बोलते हैं गुर्दे, है ना? है? लंग्स, फेफड़े, हाँ। क्या कह रही है? डेड बॉडी को बोलते हैं मुर्दा, किडनी को बोलते हैं गुर्दा। और जो है इनका हस्बैंड होता है उसको बोलते हैं मुर्गा। चलो, हाँ इधर आ जाओ पास में। तो तुमने क्या किया? आग लगा दी। आग लगाने के बाद कौन मिलेगी तुम्हें? ऐश। कौन मिलेगी? इस ऐश के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट है क्या? तो इसके अंदर क्या मिलेगा? क्या बात है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। हाँ या ना? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। ये देखो। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तो बता सकते हो ना? मैग्नीशियम, कैल्शियम, इधर सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब लिख नहीं रहा हूं मैं, बच्चों वाली बात है। ये भी मत लिखना तुम लोग। इधर देखो, लिविंग टिश्यू का कितनी तरह का एनालिसिस कर सकते हो? 2 तरह का। एलिमेंटल एनालिसिस से क्या पता लगेगा? एलिमेंट्स। कंपाउंड एनालिसिस से क्या पता लगेगा? तो ये भी मत लिखना, बस इतना सा लिख लो। ये जो फिल्मी गाने होते हैं उनमें जिगर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं दिल के साथ साथ? हाँ, मैं तेरे लिए दिल जिगर दे दूं, कुर्बान कर दूं। भाई दिल तो माना कि है, मतलब क्रिटिकल ऑर्गन है, जिगर क्यों? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि लीवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अनोखा है। क्यों? लीवर इज द ओनली ऑर्गन विच इज हैविंग रीजनरेशन पावर, है ना? किडनी में कहा रिजर्वेशन? किडनी में कहा रिजनरेशन होता है? रिजर्वेशन। किडनी में थोड़ी होता है रिजर्वेशन, क्यों बेटा? रीजनरेशन किडनी में नहीं होता ना, लीवर में होता है। आधा दे सकते हैं। हाँ, इसीलिए कभी भी जिगर नहीं बोलते, जिगर का टुकड़ा, ऐसा। अब जिगर को छोड़ो, इसको लिखो। गाने बताने लगे कि तेरे को पता है इस गाने में भी आता है जिगर? तो क्या बता रही है फिर उसको? अरे हमारी फैमिली में भी दिया है। हाँ, अच्छा।
अभी हमारी फैमिली में दिया है, हस्बैंड ने दिया है वाइफ को, ऐसा थोड़ा सा टुकड़ा दिया, उनके ट्रांसप्लांट कर दिया, उनका जो जिगर है जिनको ट्रांसप्लांट किया वो भी वापस नॉर्मल शेप में आ गया, और जिन्होंने दिया था हस्बैंड ने उनका भी नॉर्मल शेप में आ गया। क्या गजब है यार, गजब ही है नहीं। और जो लोग गाना गाते हैं ना कि मैंने दिल दिया, मैंने दिल तुझको दिया, देख के देख एक बार। दिखा, निकाल के दिखा एक बार। जो भी ऐसा बोले ना मैंने दिल तुझको दिया, दिल तेरे नाम किया, उनको बोलना एक छोटा सा काम कर, 5 ml ब्लड दे दे बस, 5 ml ब्लड निकाल के दे अपनी नसों में से, तब मालूम है। दिल दिया, ये दिया, चांद तारे तोड़ लाएंगे और ये तोड़ लाएंगे, हैं? फालतू की बकवास करते हैं। हाँ बेटा। थोड़ा सा हल्का हल्का वो जो टेम्परेचर है ना उसको हीटिंग देंगे उसमें हल्की हल्की, तो अंदर से उसका, हम वैसे भी पूरा लीवर थोड़ी सुखाएंगे, क्या लिखा है देख मैंने, छोटा सा टुकड़ा है ना, उस छोटे से टुकड़े को एकदम फ्लैट कर देंगे, फ्लैट करके और ड्राई कर देंगे, एरिया जो है उसके आसपास का ड्राई कर देंगे, तो उसमें इवेपोरेशन होने लग जाएगा ऐसे। क्या बेटा? होता है ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं, हो सकता है ब्लड रिलेशन हो, सेम ब्लड ग्रुप हो सकता है ना, तो हो गया ना ब्लड रिलेशन। फिर बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, वही हम जो पढ़ते थे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एग्जैक्टली exactly. देखो मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, बाद में बातें करना, सुनो। इवोल्यूशन में भी हम यही पढ़ने वाले हैं, अगर हमें इवोल्व होना है तो हमारे अंदर वेरिएशन होना जरूरी है, अगर हमारे अंदर सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स या फीचर्स रहे तो हम इवोल्व नहीं हो पाएंगे, हम वेनिश हो जाएंगे धरती से। इवोल्यूशन बोलता है बात, डार्विन भाई साहब बोल बोल के निकल लिए। नेचुरल सिलेक्शन कब होगा? जब वेरिएशन होंगे, अगर सब में सिमिलर टाइप ऑफ जीन मिले। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा सकता हूं, समझो। अगर सिमिलर टाइप ऑफ जीन मिले, हम सब में, सब जो एक ही तरह के जीन है सब में, और एक ही तरह के कैरेक्टर से लगभग लगभग, ठीक है, तो अब एकदम से अगर हार्श कंडीशन हुई तब मर जाएंगे, इसलिए वेरिएशन होना जरूरी है, ताकि कुछ मर जाएंगे कुछ बच जाएंगे, जैसे कोरोना में हुआ। कोरोना में कुछ लोग साफ हो गए और कुछ लोग रह गए, खुश हो रहे हैं सब लोग। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो नेचर हमें कंट्रोल कर रही है, हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर रहे। देखो थोड़ा तो चेंज आया है, ब्लड जो है ना, ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसलिए ब्लड थोड़ा सा थिक हो गया, विस्कस हो गया। क्या? डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत सारी चीजें, दो चीजों पे सीधा इम्पेक्ट डाला है इसने, एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे और एक इम्यून सिस्टम पे। हाँ हाँ, अरे मेरी खुद की हालत बहुत खराब हो गई थी, मतलब मतलब ऐसा एक दिन तो ऐसे, एक रात ऐसी आ गई थी कि रात को 2-2:30 बजे मुझे लग गया था कि अब समय आ गया जाने का। 1.5 साल? नहीं, मेरा तो नहीं निकला इतना। 1.5 हफ्ते तक मैं पूरा नेबुलाइजर, मशीनें वशीनें लगी हुई थी, और ऐसे यमराज बैठा हुआ था वहीं पे, बोले चलना। हाँ, नहीं सोने नींद कहाँ आती थी बेटा, बहुत बुरी हालत हो गई थी, ऐसी सांसें चलती थी, ऐसा लगता था कि बस अब मरे, अब मरे, गए। और कितना बुरा वक्त था, नहीं कोई आता भी नहीं था पास में। और गजब की बात, मेरी वाइफ मेरे साथ रहती थी, पूरी सेवा की, उनको कुछ नहीं हुआ, उनको केवल उनका टेस्ट और स्मेल चली गई बस। तो कई लोग तो ऐसे तो बिल्कुल एकदम जाने को तैयार बैठे, और एक आराम से घूम रहे, चिल मार रहे, बोले हाँ ठीक है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो वेरिएशन है। वो टाइम ही बड़ा अलग था यार, बहुत अलग टाइम था।
सब पेक हो गए थे। मैं घर से क्लासेस लेता था, तो मुझे आज भी याद है, घर पे बोर्ड लगा रखा था और ऐसे लकड़ियों पे बहुत सारी ट्यूबलाइटें टांग रखी थी और ऐसे क्लासेस लेता था। साउथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स थे, उनमें क्लासेस लेता था। तो पढ़ाते पढ़ाते बीच में बच्ची आ जाती थी, मेरी छोटी थी उस टाइम पे, आ जाती थी, वो उसको डंडे को खींच देती थी पूरा। चलो बढ़े आगे। देखो, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सिंपल है बिल्कुल, है ना। अभी सब एलकेजी वाला ही पार्ट चल रहा है। लिखो यार, नीचे वाला नहीं लिखना, लास्ट वाला लिख लिया गया वो भी। लिखो, सबने तो लिख लिया फिर। चलो आगे देखो, ये कोई नहीं लिखेगा आप, ये भी कोई नहीं लिखेगा, चूंकि एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए लेके आया हूं। कोई, ये तो सबको पता है ना सोडियम को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लिखोगे? ये नहीं लिखना। ये इधर देखो, जब तुम केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो वहां पे किस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं? एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही बात। ये देखो, इस तरह के वहां पे ग्रुप पढ़ते हो आप, ठीक है। जब आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ये देखो। हाँ, अरे बस कर बस कर बस कर पगली, रुलाएगी क्या? देखो, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ये इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, एक लाइन में खत्म कर दें। आप जो बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हो, या मैं जो बायोमोलिक्यूल आपको बायोलॉजी में पढ़ाने वाला हूँ, वो सीधा सीधा बायोलॉजी से रिलेट करेगा। यहाँ पर हम जो बहुत ज्यादा केमिकल फॉर्मूला और इन सब चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बातें समझेंगे, केवल 4 चीजों के बारे में। कौन है वो 4? बायो मैक्रोमोलिक्यूल, पता है ना? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। बहुत बढ़िया। इन 4 में से कितने पॉलीमर हैं? 3। कौन पॉलीमर नहीं है? लिपिड। खत्म बात, आगे बढ़ो। ये लो जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एमिनो एसिड। तो सारे बच्चे ध्यान से देखो, एमिनो एसिड क्या होता है। मैं पहले पूरा एमिनो एसिड पढ़ा देता हूं आपको, फिर उसके बाद लिखते रहेंगे आराम से, है ना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन लिखेंगे तो कम से कम 2 2 3 3 बार रिवीजन हो जाएगा क्लास में। सारे बच्चे मेरी तरफ देखो, नाम से पता लग रहा है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड यानी कि ये रहा कार्बन, इस कार्बन के ऊपर ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा अमीन ग्रुप, ये रहा एसिड ग्रुप और ये रहा एल्काइल ग्रुप। बोलो हाँ या ना। क्या मैं बोल सकता हूं कि एमिनो एसिड जो होता है वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है? बोल सकते हैं ना। मीथेन का फॉर्मूला पता ही है आपको, CH4। कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसी है कार्बन की, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये रहा कार्बन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को हटाया, एल्काइल ग्रुप लगाया। मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, देखो इधर देखो, ये कार्बन में 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटा के एल्काइल ग्रुप लगाया। ऊपर वाले हाइड्रोजन को नहीं छेड़ा, इधर वाले हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ क्या लगाया? अमीन ग्रुप। इसको हटाया और क्या लगाया? एसिड ग्रुप। बोलो समझ में आया? तो जरा देखो, इस कार्बन के ऊपर जो 4 चीजें लगी हुई है, चारों डिफरेंट है क्या? और इस कार्बन को बोलेंगे हम एल्फा कार्बन, और इसीलिए इन अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे? एल्फा एमिनो एसिड। बोलो हाँ या ना। अब बस, अब मैं तुम्हें कुछ प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो 4 ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, बताओ इनमें से कौन सा ग्रुप है जो वेरिएबल है? आर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? आर ग्रुप। अमीन वहीं रहेगा, एसिड वहीं रहेगा, हाइड्रोजन वहीं रहेगा, केवल एल्काइल ग्रुप चेंज होता रहेगा। तो भैया एल्काइल ग्रुप जो है, आर जो है, उसको चेंज करते जाओ और नए नए एमिनो एसिड बनाते जाओ। आर की जगह लगाया हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? ग्लाइसिन। आगे बताऊंगा, घबराओ मत। हाइड्रोजन लगा दो, मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो। समझ गए सब लोग? तो ऐसे लगाते जाओ, आर की जगह अलग अलग ग्रुप लगाते जाओ और नए नए एमिनो एसिड बनाते जाओ। पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में जितने भी प्रोटीन मिलते हैं, जितनी भी तरह के प्रोटीन मिलते हैं, वो मैक्सिमम कितनी तरह के एमिनो एसिड के बने होते हैं? 20 तरह के एमिनो एसिड के बने हुए प्रोटीन होते हैं। कोई भी प्रोटीन उठा लो, तुम्हें कोई जानवर दिख रहा है, उस जानवर को पकड़ लो, बोले रुक जा 1 मिनट प्रोटीन निकालने दे, थोड़ा सा प्रोटीन निकाल लो, प्रोटीन निकाल के टेस्ट कर लो उसको। कहीं फिर दूसरे जानवर से प्रोटीन टेस्ट कर लो, तुम्हें 20 तरह के जो एमिनो एसिड है उनके बने हुए प्रोटीन मिलेंगे। इन 20 में से 10 को बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड और 10 को बोलते हैं, हाँ। अब इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है, एमएससी लेवल पे जाओगे तो ये 10-10 ना बोल के 12 और 8 हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है अलग अलग, उसमें नहीं जाना आपको। फिर भी मैं आपको एक बार अमीनो एसिड बता दूंगा या याद करा दूंगा, इसेंशियल अमीनो एसिड की एक ट्रिक बता दूंगा, उससे थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनो, पूरा एमिनो एसिड एक साथ खत्म कर रहा हूं, अगली बात सुनो। तो ये एमिनो एसिड दिख गया आपको?
नहीं दिखा क्या? नहीं दिखा होगा, कोई बात नहीं, नहीं दिखा होगा। देखो, ये रहा एसिड ग्रुप, ये रहा एमीन ग्रुप, और ये रहा एल्काइल ग्रुप। ये देखो, इसको चेंज करते जाओ, नए नए एमिनो एसिड बनाते जाओ। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो एमिनो एसिड है, नाम से पता लग रहा है एमिनो एसिड, ये जो एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करेगा? एक, दो, तीन, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। जब आपसे पूछा जाएगा कि एमिनो एसिड जो होता है, उस एमिनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है? एमीन, एसिड और एल्काइल ग्रुप, तीनों की वजह से। जब आपसे पूछा जाएगा कि एमिनो एसिड की आयनाइजेबल प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, तो अमीन और एसिड की वजह से। ये सीधा क्वेश्चन आएगा, खत्म। 5-6 क्वेश्चन जो अब तक आए, 6 के 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है क्या? कौन से ग्रुप को चेंज करोगे और नए नए एमिनो एसिड मिलेंगे? किसी भी एमिनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसके ऊपर बेस्ड है? किसी भी एमिनो एसिड की आयनाइजेबल प्रॉपर्टी किसके ऊपर बेस्ड है? खत्म, याद हो गया? दैट्स इट। क्या ये अल्फा एमिनो एसिड है? बस तो फिर लिख लो, ये लो, खत्म हो गया, एमिनो एसिड ही खत्म हो गया। आ जाओ, बताओ क्या लिखूं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है। ये किस तरह के कंपाउंड है? ऑर्गेनिक। क्या लिखूं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। और पता ही है आपको, बनाने की जरूरत नहीं है। ये रही मीथेन, ये रही मीथेन, और मीथेन में क्या करेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देंगे। ये देखो, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये यहां लगा दिया हमने अमीन, यहां लगा दिया हमने एसिड, और यहां पे लगा दिया एल्काइल ग्रुप। ये बन गया सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्लियर है? सिंपल है बहुत। आगे देखो, अमीन और एसिड ग्रुप, ये देखो सेम कार्बन पे होते हैं। इस कार्बन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एल्फा कार्बन। और इसीलिए इसीलिए हम इसको एमिनो एसिड को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम एल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड। ये देखो, कितने 4 अलग अलग तरह के ग्रुप हैं इसके ऊपर। 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला हाइड्रोजन, हाँ बताओ, दूसरा अमीन, तीसरा एसिड, चौथा एल्काइल। कौन सा वेरिएबल है? ये देखो एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसा है मेरे बच्चों? वेरिएबल। ये देखो, वेरिएबल है ये, वेरिएबल। इफ चेंज्ड, इफ चेंज्ड वी कैन ऑब्टेन, हाँ वी कैन ऑब्टेन वेरियस अमीनो एसिड, वेरियस अमीनो एसिड। देखो, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं। ये बताओ, लास्ट वाली लाइन का जवाब दो। कितने लिखूंगा? 20 अमीनो एसिड्स विच अकर इन प्रोटीन्स, 20 इन नंबर, या 20 टाइप्स। ये लो, छापो। एमिनो एसिड शुरू कर दिया हमने। एमिनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो प्रोटीन पॉलीमर है क्या? तो प्रोटीन का मोनोमर कौन हुआ? अमीनो।
ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। अच्छा लिखो लिखो, आराम से लिखो। आपको पता है एमिनो एसिड जो होते हैं ना वो नेचर में एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। पता है आपको ये बात? देखो कैसे होंगे, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे। अगर ये एसिडिक वाला जो पार्ट है, इस वाली चेन को अगर लंबा करता जाऊं, सारे बच्चे ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखो, केवल 10 सेकंड के लिए देखो बस। सारे बच्चे इधर देखो, जो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे हैं सब इधर देखो। और यार अब देखो, अब देख रहे हैं सब, देखो इधर। बच्चों, अगर एसिड वाले पार्ट की चेन को लंबा करता जाऊं तो इस एमिनो एसिड की एसिडिटी, अगर इसको वहीं रखूं और एमीन वाले पार्ट को लंबा करता जाऊं चेन को, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। अगर ये भी बराबर और ये भी बराबर तो न्यूट्रल। और अगर इसके अंदर मैं कोई भी एरोमेटिक रिंग ऐड कर दूं तो एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड कितनी तरह के हो गए? 4 तरह के। इट में बी एसिडिक, इट में बी बेसिक, इट में बी न्यूट्रल और इट में बी एरोमेटिक। चलो अब लिख लिया? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है क्या बुखार कैसे देखते हैं? चलो आज देखेंगे हम, थोड़ा थोड़ा है। चलो देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें फीवर कैसे चेक करते हैं। है ना, अभी थोड़े दिन पहले एक क्लास है बॉयज बच्चों की, तो उनमें 3 बच्चे सो रहे थे पीछे, उनको नींद आ रही थी जबरदस्त। तो मैंने बोला क्या हुआ बेटा, पढ़ क्यों नहीं रही? सर बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा मैं चेक कर। कोई बुखार नहीं था उनको तीनों को। कैसे चेक करेंगे देखो ध्यान से। ये हाथ लो अपना लेफ्ट वाला, आशीर्वाद दो मुझे। हाँ ऐसे देखो, ऐसे देखो। अब यहाँ से देखो, इधर अंगूठे की सीध में चलेंगे, 2 उंगली ले लो इधर वाली। अरे उसकी नहीं, यूं यूं क्या कर रही है, इस वाले की ले। इस हाथ को ऐसे रखो, इधर से 2 उंगली लो, देखो ये अंगूठे की सीध में गए और जहां पे घड़ी बांधते हैं, देखो देखो देखो, ओ देखो। और यहाँ पे दबाओ, ऐसे दबा के देखो, 2 उंगलियों से दबाओ, देखो फील हो रही है क्या नब्ज? हाँ, ओ मिलते ही क्या बोलना पड़ेगा? ये देखो, ये मिल गई। अगर ये आपकी घड़ी की सेकंड वाली सुई से तेज चल रही है, अगर ये आपकी घड़ी की सेकंड वाली सुई से तेज चल रही है, इसका मतलब बीएमआर बढ़ा हुआ है। और बीएमआर कब बढ़ता है? जब या तो आप बहुत तेज दौड़ के आए हो या फिर आप हल्का फुल्का आपको फीवर हो। बच्चों को जो समझ में आया? और ये बिल्कुल आराम से चल रही है ऐसे, थर्ड थर्ड थर्ड। तो कोई बुखार नहीं है। किसके नहीं आ रहा? चापड़गंज। कहाँ देख रही है? अंगूठे की सीध में देख, छोड़ देख, ऐसे देख, ये अंगूठे की सीध में आए, ये देख। देख अब देख, थोड़ा जोर से दबाना इस जगह पे देख। अरे भैया मेरे, यहाँ देखो, यहाँ बीच में क्या देख रहे हो? यहाँ देखो, अरे यहाँ लिगामेंट है भाई, यहाँ नहीं मिलेगी आपको। ये लिगामेंट है, इनको मत देखो, ये रेडियल आर्टरी यहाँ पर है। ये दिख रहे हैं बीच में लिगामेंट? इस लिगामेंट के यहाँ पे खाली जगह देखो, ये यहाँ मिल गया ना, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पर है रेडियल आर्टरी। ला दे। और इतनी शानदार चल रही है, कहाँ देख रही है तू? ये देखो, खुद का खुद चेक कर लिया करो बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है? थोड़े थोड़े डॉक्टर बन जाओगे, मैं सब सिखा दूंगा तुम्हें धीरे धीरे, देखो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो 100 100 रुपये लेके आ जाना। मैं सबके सब दिखा दूंगा। अच्छा कभी कभी एक और चीज नोटिस की होगी आपने, कि कभी कभी है ना, ऐसे दिखती नहीं है तो ऐसे 2 4 बार मारते हैं ऐसे। जब ऐसे मारते हैं तो क्या होता है बताओ? उस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से उसमें पाल्पिटेशन होता है, फिर फील होती है।
समझ गया मैं तुम्हारी बात, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो इधर, अब इधर क्या क्या किया हमने, इधर देखो ध्यान से। अरे एक दूसरे के लाफा मार दिया, बोले देख तेरे गाल पे भी दिखेगी अभी। ये देखो नौजवानों, देखो आर ग्रुप को चेंज कर दिया आपने। आर ग्रुप को अगर हाइड्रोजन से चेंज किया, अगर मिथाइल से चेंज किया, हाइड्रोक्सी मिथाइल से चेंज किया, तो अलग अलग अमीनो एसिड बनेंगे। हाँ वहां भी होती है, यहाँ यहाँ भी फेल होती है। यहाँ मूवीज में दिखाते ना, वो एजेंट आता है एकदम, एजेंट आगे देखता, ओह ही इज डेड। पर यहाँ इतना इजीली नहीं होती चेक, थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, तीन जगह, इस जगह पर, एक दो तीन, है ना। तो ऐसा नहीं कि यार तेरे गले पे फील नहीं हो रहा, एक बार दबा के देखने दे। यही चेक करो, यहाँ सबसे बढ़िया चेक होगी। आ जाओ इधर आ जाओ। हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करेंगे, अब इधर देख, इधर देखो सारे बच्चे, अगर हमने आर ग्रुप को हाइड्रोजन मिथाइल और हाइड्रोक्सी मिथाइल के साथ चेंज कर दिया, तो क्या बनेगा? गैस बन जाएगी। क्या बनेगी? गैस। क्या बनेगी बताओ? गैस बनेगी, याद रखना है, गैस ही बनानी है। ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन। ये देखो, है ना, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद करने की ट्रिक है। गैस क्या क्या चेंज करोगे? पहले उड़ाया हाइड्रोजन, फिर मिथाइल, फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल। कोई भी बच्चा ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ये वाली बनानी है, ठीक है ना। ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बनानी, ये बनानी है। बना तो नहीं ली? कौन सा बेटा? नहीं, अपोजिट का है। क्यों करना है अपोजिट स्ट्रक्चर? नहीं 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 नहीं, बोले गैस बनी तो इनो भी चाहिए। नहीं नहीं नहीं। इतना दिमाग, कितने तेजस्वी लोग हैं। बड़ी हंसी निकल रही है, क्योंकि एसी चल रहा है प्रॉपर। अभी एसी बंद होता ना। हम्म। चलो लिखो, लिखो मेरे बच्चों। हाँ बेटा, उधर लास्ट वाला लिखना है, ताकि तू जब भी रिवाइज करे तब तुझे याद रहे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। ये इसको ऐसे लिखना, गैस है ना, ताकि याद रहे, GAS। क्या हो गया तुम दोनों को पीछे? एक गैस होती है, पता है, उसकी वजह से भी हंसी आती है, लाफिंग गैस। उस गैस को छोड़ो, जाने दो। चलो लिख लो। तो तू बेटा टेबलेट ले लेना फीवर की, पैरासिटामोल ले ले सिंपल, उससे हेडेक, बॉडी पेन सब सही हो जाएगा। तीन एक्शन होते हैं पैरासिटामोल के, सबसे पहला वो बुखार कम करती है, दूसरा वो बॉडी में स्वेलिंग कम करती है, तीसरा वो पेन कम करती है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, जब भी बुखार आता है, बॉडी पेन होता है, तो बुखार के साथ साथ पेन किलर भी खा लेते हैं। नहीं खानी चाहिए। सबसे सेफ टेबलेट है दुनिया की पैरासिटामोल, 325 मिलीग्राम, इससे ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक सबसे सेफ जो है वो है एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम सबसे सेफ है। चलो बढ़े आगे, चलो आगे देखो। आगे देखो नौजवानों, अब सवालों के जवाब तुम दोगे, पूरा पढ़ा चुका हूं मैं। चलो बताओ क्या क्या लिखूं, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। हाँ, कौन कौन से ग्रुप की वजह से होगा? एसिड ग्रुप, अमीन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ये देखो,
क्या ये 4 तरह के हो सकते हैं? इट में बी एसिडिक, इट में बी बेसिक, इट में बी न्यूट्रल। एसिडिक जो होंगे उनका एग्जाम्पल बताओ। ग्लूटेमिक एसिड, इनके पीछे सफिक्स ही एसिड लगा हुआ होगा, कितनी अच्छी बात है। इनके पीछे सफिक्स क्या लगा होगा? एसिड, सो दैट इज ग्लूटेमिक एसिड। इट इज अ टाइप ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है। बेसिक, लाइसिन, ठीक है। लाइसिन ही होगा ना पक्का? देखो, अच्छा पंजाबी में कोई अगर एक पंजाबी भाषा में बोलते हैं, अगर कोई एकदम ऐसे बैठा हुआ है खाली, तो उसको बोलते हैं वेला। बोले वेला बैठा हुआ है, न्यूट्रल बैठा हुआ है, न्यूट्रल, कोई काम नहीं है इसके पास। तो न्यूट्रल का एग्जाम्पल क्या हो गया? वेलिन। ऐसा एमिनो एसिड जो न्यूट्रल है वो क्या है? वेला, वेलिन। ये देखो। और एरोमेटिक एमिनो एसिड में कैसे याद रखोगे? टी टी पी। कैसे याद रखोगे? एमिनो एरोमेटिक एमिनो एसिड की ट्रिक है याद रखना, टीटीपी। पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, और इतने नहीं पूछे जाते जितना ये पूछा जाता है। एरोमेटिक एमिनो एसिड जो है बेटा, इसका ट्रिक जो है वो क्या है? टीटीपी। टी का मतलब टायरोसिन, दूसरे वाले टी का मतलब ट्रिप्टोफेन। हाँ ट्रिप्टोफेन, और तीसरे वाले का फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, ये देखो। सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो देखते ही टिक होंगे। ऐसे नहीं आएंगे जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधा पूछेगा एरोमेटिक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल बताओ। लिख लो। तुम भी टीटीपी लिखना है ना? टीटीपी लिखना बेटा आगे, ताकि याद रहेगा रिवीजन के टाइम। हाँ, लाइसिन। लाइसिन तो लिख दिया ना? ग्लाइसिन। हाँ बिल्कुल। वो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन। मैंने क्या लिखा? हाँ वही तो कह रहा हूं मैं। ये लाइसिन है, वो ग्लाइसिन है। बस बस बस, जी का डिफरेंस है। भाई इससे बाहर नहीं आ रहे क्वेश्चन आजकल, इसलिए मैं ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इनके, है ना। आपको पता है ये जो तीनों नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों नाम, ये भी न्यूट्रल है। पता है आपको? ये तीनों एरोमेटिक होने के साथ साथ क्या है? तीनों न्यूट्रल। न्यूट्रल का एक और एग्जाम्पल है एलेनिन, है ना। और भी है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, पर इतने सारे नाम याद ही नहीं रहेंगे। लिखाऊं क्या बताओ? कोई मतलब नहीं है इनका, कोई नहीं पूछ रहा, चिंता मत करो, पिछले 6 साल से तो नहीं पूछेगे। मेरे हिसाब से तो जो इतने हैं ना, ये याद कर लो वही बहुत है, इससे काम हो जाएगा तुम्हारा। नहीं हो जाएगा। अब इसको बुखार आ गया क्या? हाँ तुझे आ गया अब? नहीं है ना? ये बेंच बुखार वाली आ गया आंख में यार।
आगे बढ़े, चलो आगे देखो, किस किस ने नहीं लिखा अभी, लिखो 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 लिखो। लिख लिया बेटा, लिख लिया सबने, इधर क्या हुआ, हाँ कोई बात नहीं, लिख लिया क्या तूने, चलो आगे देखो, आगे देखो बच्चों, आगे आगे आगे, चलो जवाब दो, अगला सवाल पढ़ लो पहले, ऊपर क्या लिखा हुआ है। हाँ, आयनाइजेबल प्रॉपर्टी, आयनाइजेबल नेचर किसकी वजह से, अमीन ग्रुप और एसिड ग्रुप। देखो अब वैसे तो केमिस्ट्री में आप लोगों को भर भर के आता है, इवन मुझसे ज्यादा ही आता होगा, लोन पेयर वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, पर मैं उन बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगा जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं और जिनका पूरा बेसिक कंसेप्ट हिला हुआ है, तो बिल्कुल बच्चे वाली बातों की तरह समझाऊंगा मैं आपको। देखो यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको। देखो बेटा, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, कैटायन, ये क्या है, एनायन, देखो एनायन, और ये वाला जो न्यूट्रल है इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ज्विटर आयन। देखो अब आप बोलोगे सर ये क्या बदतमीजी, समझ में नहीं आया, तो सुनो ध्यान से सुनो। हाँ ये देखो, ये एमिनो एसिड नजर आ रहा है क्या, बस यहाँ पे NH2 लगाना है जिसमें ये एमिनो एसिड हो जाएगा, यहाँ पे NH2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एमिनो एसिड हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही मैं एमिनो एसिड को, जैसे ही मैं एमिनो एसिड को ऐसे सॉल्यूशन में डालूंगा जिसकी पीएच कैसी है, लो, लो पीएच सॉल्यूशन में जब मैं इसको डालूंगा, किसको, एमिनो एसिड को, देखो लो पीएच सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वेरी गुड, एसिडिक। देखो क्या हो गया, एसिडिक। अगर ये एसिडिक है तो बताओ इसके प्लस, इसके पास H प्लस आयन ज्यादा है क्या, ये देखो इसके पास H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ध्यान से सुनो, ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली जिनको कतई समझ में नहीं आई ये बात आज तक, पहली बार समझ रहे हैं, ध्यान से देखो। सेम एमिनो एसिड को जब मैं एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो एसिडिक सॉल्यूशन के पास क्या ज्यादा है, H प्लस आयन। तो देखो इसके 2 हाथ हैं, किसके, एमिनो एसिड के, कौन से 2 हाथ हैं, एमीन और एसिड, इधर है एमीन और इधर है एसिड। अब ध्यान से देखना थोड़ी देर के लिए, 2-3 बार में समझते, देखो समझो मैं एमिनो एसिड हूं, ठीक है, मैं एमिनो एसिड हूं, ये क्या है, अमीन, और ये क्या है, एसिड। अब ध्यान से देखना, जब मुझे किस में डाल दिया, लो पीएच यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन, तो देखो मैं इधर से हाइड्रोजन आयन को उठा लूंगा, समझ में आया, किधर से उठाऊंगा मैं, एमीन वाले हाथ से किसको उठा लूंगा, हाइड्रोजन आयन को, तो क्या बन जाएगा, केटायन। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आया। अगर सेम अमीनो एसिड को मैंने ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जो बेसिक है, जिसकी पीएच हाई है, जिसके पास H प्लस आयन कम है, तो मैं क्या करूंगा, इस हाथ से H प्लस दे दूंगा, देखो देखो देखो, इस हाथ से क्या करूंगा, H प्लस दे दूंगा। भैया सॉल्यूशन की डिमांड के हिसाब से एमिनो एसिड अपने अंदर बदलाव करता है, अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा है तो मैं H प्लस आयन उठा लूंगा, सॉल्यूशन में H प्लस आयन कम है तो मैं H प्लस आयन दे दूंगा। तो देखो जब इसने H प्लस आयन दिया तो ये क्या बन गया, क्लियर है सबको। लेकिन अगर आपने ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया इसको जो न्यूट्रल है, तो ये क्या करेगा, कभी H प्लस उठाएगा कभी देगा, तो देखो कौन सा डांस करेगा ये, एस एस, समझ में आया कि नहीं, तो कभी इधर H प्लस आएगा कभी H प्लस दे देगा, ओ ओ देखो 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 देखो, इधर H प्लस आया इधर से H प्लस दिया, तो एक ही टाइम पर ये केटायन की तरह भी एक्ट कर रहा है, सेम टाइम पे एनायन की तरह भी एक्ट कर रहा है, क्या बोलेंगे इसको। तो यही पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है कि एमिनो एसिड ज्यूटर आयन की फॉर्म में कौन से पीएच वाले सॉल्यूशन में होगा, न्यूट्रल पीएच 7 वाले में, ठीक है, सिंपल है, आगे समझ में, छापो फिर, लिखो 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 नौजवानों, इन न्यूट्रल पीएच
सॉल्यूशन इन न्यूट्रल पीएच सॉल्यूशन। और ये इन हाई पीएच सॉल्यूशन, इन हाई पीएच सॉल्यूशन। हाई पीएच सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बेसिक। और बेसिक का मतलब क्या है? H प्लस आयन कम। ये लो जी, लिख लो। इसी के साथ एमिनो एसिड खत्म। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिपिड। एमिनो एसिड खत्म हो गया, सिंपल है ना। बस केवल एग्जाम्पल याद रखना है, और वो दो चीजें जो मैंने बताई आपको, क्या क्या, कि एक तो इसकी आयनाइजेबल प्रॉपर्टी किसकी वजह से है, और इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से, दैट्स इट। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एरोमेटिक वाला, वो याद रखना है। अभी क्लास में कितने बच्चों के बैठने के लिए जगह है? नहीं है? फुल है सब? है इसमें 3 बैठ सकते हैं? अच्छा, मतलब अगर देखें अगर गौर से तो 6-7 बच्चे और मैक्सिमम आ सकते हैं ना? अरे हाँ, आ सकते हैं 6-7 बच्चे, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं 6-7 बच्चे और बिठाने वाला हूँ। मैं सामने उनसे ये बात करूंगा कि भाई अगर वो 6-7 बच्चे भी आ गए तो फिर जगह ही नहीं बचेगी बैठने की, तो क्लास को शिफ्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं अभी आज की तुम्हारी अटेंडेंस निकलवाता हूँ और कितने एब्सेंट है वो देखता हूँ। नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा यार, कैसे देखोगे? क्या तुम्हारी क्लास किसी को दे दी? नहीं पता? ये मत लिखना यहाँ पे बीज कोल्ड ज्यूटर आयन फॉर्म, ये सब मत लिखना, तुम तो सिर्फ सीधा फॉर्मूला बनाओ। हाँ बेटा। हाँ, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। हाँ वही तो बात बोल रहा हूँ मैं। यही तो स्टेटमेंट हमें बोलना है, वहां पे क्या पढ़ना है हमें, कि लिपिड्स आर नॉट ट्रू बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, यही तो लिखाऊंगा आगे। तो उसके पहले तुम्हें कंफ्यूज तो करूँ सबको, क्योंकि अगर यहाँ कंफ्यूज हो गए तो पेपर में कंफ्यूज नहीं हो गए, इसलिए। लिपिड के लिए दो चीजें लिखी है। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमेरिक, पहला, और दूसरा, दे आर नॉट ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिख लिया? टाइम हो गया क्या? हो गया? 1 मिनट है बस, तो फिर सीट बेल्ट बांध लो अपनी। आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिपिड, और लिपिड के क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और बच्चों, स्वास्थ्य का ध्यान रखो थोड़ा सा भी, है ना। टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है बाहर, तो अपनी छतरी वतरी वो सब लगा के, और हाइड्रेटेड रहा करो, बहुत पानी पिया करो, खूब सारा पानी पिया करो। हाँ, ऐसे ना करो यार। तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ लो ना। पढ़ लो बस, समझ गए ना? पढ़ लो बस, पढ़ लो। अरे यार तुम मानोगे नहीं। आ सकता है यार, भरोसा नहीं है इनका। ठीक है।